वो अविश्वसनीय बन जाता है, ठीक है? आप पे भरोसा नहीं देते हैं। या फिर स्वाभाविक भाषा विश्वसनीय होता है, मतलब आप स्वाभाविक अगर भाषा में बात करते हो तो लोग आप पे भरोसा करते हैं या फिर आपकी भाषाओं को समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, ठीक है? दूसरा क्या हो गया? देखो, दूसरा क्या है? स्पष्टता। स्पष्टता मतलब स्पष्ट स्वरूप से अगर बात करते हो, आप जितना क्लियर बात करोगे उतना प्रॉब्लम कम होता है कि नहीं बताओ? गलतियाँ कम होती हैं। आप जितना क्लियर बात कर, स्पष्ट होना चाहिए। आपके बातों में, आपके अभिव्यक्ति में स्पष्टता होना चाहिए। देखो ये ना ब्लैक ब्लैक किया गया है, डार्क है, मतलब ये सारे ना पॉइंट हैं, ठीक है? ये सारे पॉइंट हैं। तो स्पष्टता मौखिक अभिव्यक्ति का दूसरा गुण है। दूसरा गुण क्या है? आपको स्पष्ट स्वरूप से बात करना है, क्या स्पष्टता के साथ बात करना पड़ेगा। जितना आवश्यक है उतना ही बात करो, उससे ज़्यादा बात करना ज़रूरी नहीं होता। शुद्धता, जब बोल रहे हो तो शुद्ध भाषा बोलोगे या अशुद्ध भाषा बोलोगे बताओ? कौन-सा भाषा बोले हम? शुद्ध बोले या शुद्ध? अच्छा। जब भी शुद्ध भाषा बोलते हो तो किस पे ध्यान देना चाहिए बताओ? उच्चारण पे? उच्चारण पे? प्रोनंसिएशन पे। सो हम प्रोनंसिएशन पे या उच्चारण पे ध्यान देंगे। अशुद्ध उच्चारण से उसके अभिव्यक्ति और अर्थ बदल जाते हैं। होता है कि नहीं बताओ? मैंने अभी बोला सर, सर का मतलब कितने अर्थ में आ सकता है बताओ? कितना अर्थ आ सकता है सर से? सर नॉर्मल, सर का मतलब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल जो होते हैं हमारे अध्यापक, उनको भी हम सर बुलाते हैं। तो यहाँ पे हम अगर शुद्ध ना रखें, सर को सर ना बुला के सिर बुलाएं, हिंदी में अगर सिर बोलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे मस्तक और माथा ये समझने में ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए होता है कि शुद्ध उच्चारण बहुत ही आवश्यकता होती है, अशुद्ध उच्चारण उसके अर्थ को विपरीत रूप से दिखाती है, ठीक है? फिर क्या आया? बोधगम्य। अच्छा, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? जी मैम, तो ये होता है बोधगम्य। मैं जो भी बोल रही हूँ आप अगर समझ पा रहे हैं तो वो होता है बोधगम्य। बोध मतलब क्या? किसी चीज़ को समझना। जो बातें समझ आती हो उसको हम बोधगम्य बोलते हैं। जो सरल होता है अथवा जो सुबोध होता है, मतलब जिसको हम अच्छे से अपना सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और समझ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सरल भाषाएँ और बोधगम्य भाषाएँ। अभी आता है सर्वमान्य भाषा। सब सर्वमान्य भाषा। सर्वमान्य आप शब्द से क्या समझ रहे हो बताओ? सर्वमान्य, कैन एक्सेप्ट दैट लैंग्वेज, एवरीवन कैन एक्सेप्ट दैट लैंग्वेज, मतलब जिसको हर इंसान और लोग क्या देंगे? मान्यता देते हो, उसको मान्यता देते हो। अच्छा बताओ, हमारे देश में कौन से भाषा को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है? हिंदी को क्या भाषा बोलते हैं? राष्ट्रभाषा। ठीक है? हमारे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बोला जाता है, ठीक है? तो देखो सर्वमान्य भाषा क्या होता है ना, सर्वमान्य भाषा होता है अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से वार्तालाप नीरस हो जाता है। ऐसे सर्वमान्य भाषा मतलब जो भाषाएं सबको समझ आती हों और सब उसको मान्यता देते हो। किंतु और परंतु अगर हम वहाँ पे सर्वमान्य भाषा को व्यवहार ना करके दूसरे भाषाओं को व्यवहार करते हैं और शब्द को व्यवहार करते हैं, तो वहाँ पे वार्तालाप क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। अच्छा, हमारे भावों को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? भाव, भावों को जो आप भाव दिखाते हो ना, एक्सप्रेशन, रस, ठीक, सही बोले, रस बोला जाता है। आपको पता है कितने रस के प्रकार हैं? आपको पता है कितने रस के प्रकार होते हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है, ठीक है? 8 है। टोटल हमारे पास कुल मिला के हमारे पास रस है 8। रस क्या होते हैं? जैसे मैं आपको अभी गुस्सा दिखा रही हूँ, ठीक है? हाँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये है गुस्से वाला। गुस्से वाला। अगर क्रोध को दिखाना हो एक रंग से, तो कौन-सा रंग दिखाओगे बताओ? क्रोध, क्रोध, लाल रंग, सही बोले। अगर मैं बोलूँ हास्य, जहाँ पे आप खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, हँस रहे हो, अट्टहास, हरा, हरा, हरा से ज़्यादा हरा हो गया, ठीक है? अभी बोलो उसके साथ संबंधित क्या होता है हमारे हास्य के साथ? सुकून, या फिर बोल सकते हो शांति, जिसको आप इंग्लिश में पीस बोल रहे हो। पीस के लिए कौन-सा रंग आएगा? सफ़ेद। तो ऐसे ना आपके पास 8 रस हैं, जिसको जो आपके नृत्य करते हैं ना, जो लोग नाचते हैं, तो वो लोग इसी भावों का
क्या करते, प्रदर्शन करते अपने नृत्य के द्वारा और उनके जो चेहरे का भाव है उसके द्वारा। तो हमारे हो गए हास्य हो गए, कभी-कभी हम गुस्सा करते, शांति हो गया, कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं ना बहुत ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं तो उसका अलग रंग है। कभी-कभी हम सोचते-सोचते कुछ बातें अच्छे बोलते हैं, कुछ बातें हम बुरे भी बोलते हैं। अगर बुरा बोला जाए, जो सबसे खराब हो, हमेशा कटु कथा बोलता हो, कटु मतलब झूठ या फिर आपको चुभ जाएगी ऐसी बातें करते हो, तो उनके लिए क्या रंग होता है बताओ? नेगेटिव रोल क्या होता है? काला रंग। ऑलवेज़ ऑलवेज़ हमारे पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में बोला जाता है, नेगेटिव जब भी आता है तो काला मतलब सफ़ेद कोई नहीं पहनता, काला ही पहनता है, तो इसलिए काला रंग आया। तो ऐसे ना भावों का प्रकाश करने के लिए हम रस का उच्चारण करते हैं। रस का उच्चारण मतलब भाषा के माध्यम से करते हैं। अभी देखो ये होता है कि आप अगर सहज साध्य भाषा को व्यवहार नहीं करते हो तो आपका जो वार्तालाप है वो क्या हो जाएगा, सरस होगा या नीरस होगा? नीरस होगा। मैं अगर आपसे एज ए टीचर मैं ऐसे बात कर रही हूँ, अगर मैं आपसे टोटल बात ना करूँ तो क्या आपको और पढ़ने में इच्छा होगा, मेरे पास इच्छा रहेगी? नहीं, तो ये नीरस हो जाता है, ये नीरस हो जाता है। तो नीरस मतलब रस नहीं है, रस विहीन, और जिसमें रस है वो सरस, ठीक है? सरस। तो अभी इस हिसाब से हमें पता चला कि सर्वमान्य भाषा क्या होता है, ठीक है? अभी होता है शिष्टता, जहाँ पे आप बोलते हो डिसिप्लिन, शिष्टाचार। आप अपने जीवन को किसमें रखना चाहते हो? शिष्टाचार के सहित रखना चाहते हो। बोलते हैं ना, तुम शिष्टाचार नहीं सीखा है, तुमको पता नहीं है लोगों के साथ कैसे बात करते हो। तो ये होता है कि सही तरीके से बुजुर्गों के साथ बात करना, बच्चों के साथ बात करना, या फिर समवयस्क जो होता है, समवयस्क मतलब हमारे अपने उम्र के जो भी होंगे, हम उम्र जो होंगे, उनके साथ कैसे बात करना है। हाँ, हम उम्र के, तो उनके साथ कैसे बात किया जाता है। अगर किसी के पास शिष्टाचार नहीं है तो बातें बिगड़ जाती हैं, बातें बिगड़ जाती है, और इसी से ही क्या होता है, आपका भाव और एक क्या हो जाएगा, अन्य रूप से प्रक्षित होता है। तो यहाँ से पता चला कि आपके भावों को शिष्टाचार सहित भी प्रकाश करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, अथवा लोगों को पता नहीं चलेगा। फिर आता है मधुरता, अभी तो बोला था, अभी भी बोला गया। अच्छा बताओ, आप लोगों ने भगवत गीता सुना होगा। देखो, ये सब चीज़ें क्या होता है ना, आपको हिंट मैं दे रही हूँ। जब भी ऐसे पढ़ाई आते हैं तो आपको ना हिंदी में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखना पड़ता है, और मुझसे ज़्यादा आपके पास भी नॉलेज है क्योंकि मैं हिंदी की सिर्फ 1-2 साल ही पढ़ी हूँ, बट आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। तो वहाँ पे बोला जाता है, जैसे कि भगवत गीता में भी बोला गया है, अगर कोई भी इंसान आपके दुश्मन है तो क्या आप सामने से उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओगे, या फिर मधुर वाणी से उससे पहले वार्तालाप करोगे कि सुलझ जाए, वार्तालाप करेंगे। तो ये भगवत गीता में भी लिखा गया है। और कृष्ण के जो भी नाटक होते हैं या फिर उसके जो भी हम लोग स्टोरी सुन चुके हैं, वहाँ पे भी मेंशन है या फिर बताया गया है कि कृष्ण भी जब भी युद्ध करने जाते थे, पहले उनके दुश्मन को या शत्रुओं को बोलते थे कि आप हार मान जाओ, या फिर यहाँ पे हम स्तब्ध करते हैं, इसको बंद रखते हैं। अगर नहीं होता है तब जाके हम नेगेटिव स्टेप में जाएंगे या फिर युद्ध करेंगे। तो ये चीज होता है कि मधुरता मौखिक भाव प्रकाशन का अन्य गुण है, ठीक है? मधुरता, मधुर, ठीक है? कौवा है और कोयल है, कौन सा शब्द और कौन सा उच्चारण, उनका जो बोलने का बोल होते हैं, कौन सा सुनने को अच्छा लगता है बताओ? ठीक है, तो कोयल का। तो कोयल काको देत है, कागा काको लेत है। वाणी के कारण यहाँ पे देखो, कार नेन मन सबको हर लेतो। तो यहाँ पे बोला गया जितना मीठा बोलोगे उतना ही लोग आपके तरफ आएंगे, आपसे मिलेंगे जुलेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। जितना आप कटु बोलोगे या फिर आपका जो श्रुति मधुर होता है, श्रुति मधुर ना हो कि वहाँ पे अगर उल्टा हो जाए तो श्रुति सुनने में अच्छा नहीं लगता, सुनने में हमें दुविधाएँ होती हैं और उससे हम आपके दुश्मन बन जाएँगे। ठीक है ना? कोई भी पर्सन अगर आपसे नेगेटिव बातें करता हो, तो आप क्या सुनना पसंद करोगे? गलत बोल रहा है ना नेगेटिव। हमेशा हम नेगेटिव नहीं सुन सकते। यहाँ पे इसलिए एक लाइन लिखा गया, इतना तो बड़ा लाइन आपको याद नहीं रहेगा कि कोयल काको देतो है, कागा काको लेतो। तो यहाँ पे कागा मतलब कौवा, वाणी के कानेन मन सबको हर लेतो। वाणी जिसका मधुर होता है वही मन सबका हर लेता है। तो कोयल सबसे मधुर बोलता है, कू कू करता है, और उसका वाणी से ही हम लोग उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। तो मीठी वाणी का प्रयोग कर मनुष्य किसी को भी अपना बना सकता है। ठीक है, जितना मीठा बोलोगे उतना ही हम परस्पर से जुड़ते जाते हैं। चलो नेक्स्ट, प्रवाहमयता। अच्छा, आप जो भी भाव
प्रकाश कर रहे हैं, अगर मैं भाव प्रकाश करते-करते अभी गायब हो जाऊँ, जो कि होता है नेट की वज़ह से, फिर भी मैं बोलती हूँ अगर मैं गायब हो जाऊँ, फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद भाव को प्रकाश करूँ, तो क्या आप सुनने के लिए उतना ही इच्छुक रहेंगे? नहीं। प्रवाहमयता, हमेशा प्रवाह चलना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक लाइन बोल दिया, एक शब्द बोल दिया, फिर मैं चली जाऊँगी कहीं पे, फिर आऊँगी, फिर एक लाइन बोलूँगी। इसमें क्या होता है, हमारा इच्छा खत्म हो जाता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा इच्छा खत्म हो जाता है। अभी देखो, अभी अवसर अनुकूल है, एक साथ मिला लो, अवसरानुकूल, ठीक है? मौखिक भाव प्रकाशन की अन्य विशेषता है अवसरानुकूल भाषा के प्रयोग। अच्छा, अवसर कब बोलते हैं? अवसर मतलब इंग्लिश में क्या है बताओ? लीजर पीरियड, लीजर टाइम, अपॉर्चुनिटी और लीजर टाइम बोल सकते हो। जब आप पूरे संपूर्ण रूप से खाली हो, मतलब आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई भी रोक-टोक ना हो, तो उसी जीवन को सब जीना चाहते हो ना? उसी जीवन को जहाँ पे हर्ष हो, उल्लास हो, मतलब आप खुशी से जीते हो, तो वैसे ही जीवन को हम चाहते हैं। दया हो, करुणा हो, सहानुभूति हो, प्यार हो, मतलब ना जीवन के लिए कुल मिला के ये 6 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। ये कुल मिला के ये 6 चीज़ें बहुत आवश्यक होते हैं। आपके सुख दुख ये तो लगे ही हुए हैं, उसके साथ हर्ष उल्लास। हर्ष मतलब हंसना, उल्लास मतलब आनंदित होना। अच्छा, हंसना आनंदित होना दोनों में अंतर है कि नहीं बताओ? अंतर है, बहुत अंतर है। हँसना, आप कोई भी बातों पे हँस सकते हो, और हँसने का भी भाव अलग-अलग होते हैं। कहीं पे आप कम हँसते हो, कहीं पे आप ज़्यादा हँसते हो, कहीं पे आप अट्टहासते हो, मतलब अट्टहास्य बोला जाता है। पूरा बोलते हैं ना, वो पूरा ज़ोर-ज़ोर से हँसना, वैसा भी होता है। उल्लास क्या होता है, किसी चीज़ को करने के बाद जो आपको खुशी मिलती है, और कोई चीज़ आप चाहते थे वो हो गया है, तो वो जो खुशी आपके मन में होती है और हृदय में होती है, उसको हम उल्लास बोलते हैं। उसके लिए आप चाहे हँस भी सकते हो, रो भी सकते हो, कोई इसका भाव अलग नहीं आएगा। सुख दुख ये तो लगे ही रहते हैं हमारे जीवन में। दया, हमेशा हमें दया दिखानी चाहिए, लोगों को हो या फिर पशुओं को हो, एक चींटी ही क्यों ना हो, आपको दया दिखानी चाहिए। अच्छा, आप मुझे बता दो, कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें चींटियों को या मच्छरों को भी मारा नहीं जाता? कौन सा? जैनिज्म कौन बोलेगा? और एक छोड़ दे रहे हो, जैनिज्म। ठीक है, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म दोनों ही एक समय पे आए हुए हैं, और दोनों का ही नियम बहुत कठिन है। उस जीवन को आप लोग नहीं पालन कर सकते, ना ही हम लोग कर सकते हैं। बहुत कठिन जीवन है। मच्छर काटे फिर भी हम नहीं मार सकते, चींटी काटे हम फिर भी नहीं मार सकते। बहुत कुछ चीज़ें हैं उसमें, छोड़ो। करुणा, दया और करुणा में अंतर होता है। दया आप किसी को भी दिखा सकते हो, करुणा आप जिसको भक्ति करते हो उसमें भी करुणा दिखा सकते हो। आप कोई किसी पक्षी को या पशु को खिलाते हो, वो भी एक करुणा है। आप अपने माता पिता को देख रहे हो, देखभाल कर रहे हो, वो भी एक करुणा है। वो हमें देखभाल करे, वो भी एक करुणा है। करुणा बहुत प्रकार के होते हैं। सहानुभूति, सिंपथी, सिंपैथी, किसी को भी सहानुभूति दिखाना आवश्यक नहीं है। जो उसके लिए चाहिए उतना कर दो, वही सहानुभूति काफ़ी होता है। प्यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लव, हमारा प्यार। हम एक पशु को भी प्यार करते हैं, हम एक इंसानों को भी प्यार करते हैं। प्यार विभिन्न रूप से आता है, और इससे एक आनंद भी मिलता है, ठीक है? प्यार से संतुष्टि मिलती है, और ये प्यार भक्ति का स्वरूप भी होता है। तो ऐसे याद रखोगे चीज़ों को, और लिखने के लिए अपने ही अंदर वर्ड्स को ढूँढो, शब्द को ढूँढो। आपको सिर्फ़ एक वर्ड याद रखना है कि हमें यहाँ पे मौखिक भाषा में अवसर का पालन करना है, अवसर को यूज़ करना है या फिर व्यवहार करना है, उसको लेके आप जो भी कर सकते हो। फिर देखो, श्रोताओं के अनुकूल भाषा। अच्छा, आप जैसे मान लो सारे बच्चे आप लोग हिंदी अभी पढ़ रहे हो, तो मैं अगर आपको पूर्ण इंग्लिश में पढ़ाऊँ, चलेगा क्या? तो आप सारे अभी श्रोता हो जो कि मेरे बातों को सुन रहे हैं, और श्रोताओं के अनुकूल आपके हिसाब से जो चाहिए आपको, उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसी लैंग्वेज में और भाषाओं में शब्द को उच्चारण करते हुए मैं पढ़ाऊंगी। यही प्रयोग करना चाहिए, हो गया। अभी देखो, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियां। मौखिक अभिव्यक्ति में कौन से शिक्षण विधियों को आप व्यवहार कर रहे हो? तो पहला चीज है मौखिक है, मतलब कौन सा चीज करोगे? वार्तालाप, है ना? वार्तालाप। अच्छा बोलो, इसके द्वारा कौन से स्तर पे आपकी विकसित होगी या विकास होगा? आपका शारीरिक विकास होगा क्या मौखिक से? नहीं, आपका मानसिक विकास होगा, और व्यवहार में आपके बदलाव आएँगे तो बौद्धिक विकास होगा। बौद्धिक विकास होगा, आपका बोधगम्य होंगे ना, तो बोध
होगा कि आप कौन-सा सही कर रहे हो, कौन-सा गलत कर रहे हो, इसके अंदर अंतर जान पाओगे। तो ये हो गया वार्तालाप। वार्तालाप आप किसी से भी कर सकते हो। हम चाहते हैं कि वार्तालाप सही इंसानों से ही हो, ताकि आपको पता चले कि कैसे बातचीत किया जा सकता है, या फिर कैसे बातचीत करना चाहिए। हर एक इंसानों के पास हर एक चीज़ बताया नहीं जाता। वार्तालाप से लोगों में बहुत ज़्यादा ही रुचि बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ही वो अपने अंदर जो कमियाँ हैं उसको ढूँढ पाते, त्रुटि को वो सँभाल पाते, तो इसलिए वार्तालाप बहुत ही उन्नत किस्म का एक विधि है। अभी चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या आता है देखो, स्वस्वर वाचन। अच्छा, स्वस्वर, आप कभी भी पढ़ते हुए ये सुने हो, आपका ही वॉइस आपके कानों में गूँज रहा है, आपका ही उच्चारण, हाँ? तो आपको पता है आप जो पढ़ते हो, कौन से टाइप के और कौन से जो चीज़ें होती है, जैसे कि आप पढ़ने में हाई वॉइस का यूज़ करोगे। हाई वॉइस मतलब यहाँ पे हो गया कि आपका जो उच्चारण का या शब्द उच्चारण का जो स्तर होगा, वो स्तर आप ऊँचा रखोगे या निम्न रखोगे? हाँ, सुनाई देगा, ऊँचा रखेंगे। तो ये चीज़ होता है स्व-स्वर, मतलब खुद का ही स्वर सुनाई पड़ना। आप खुद क्या बोल रहे हो वो सुनाई पड़ना। हम कभी-कभी बोलते हैं ना, ये हमारी आत्मकथा है, ठीक है? आत्मा की कथन है, ठीक है? आत्मकथा कैसे बताया जाता है? ना, जैसे आपका आत्मा बात कर रहा है, तो कैसे बताओगे? आप जब ऊँचा बोलोगे तभी आपको ही सुनाई पड़ेगा। तो ये होता है, पाठ पढ़ाते समय पहले शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी आपको बातें करूंगी या फिर बोलूंगी वो आदर्श होना चाहिए। बाद में कक्षा के छात्रों से अनुकरण वाचन या स्व स्वर वाचन करवाना चाहिए। अभी देखो, हो गया, मैंने पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद मैं बोलूंगी कि ये एक विषय लो एंड इसी विषय के ऊपर आप लोग बातचीत करो, वार्तालाप करो, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है? और बच्चों में जो संकोच होता है कि ये बोले कि नहीं, वो बोले कि नहीं, वो डर संकोच खत्म हो जाएगा। अभी देखो, फिर से कल के जैसे ही है, प्रश्न उत्तर। याद आया प्रश्न उत्तर? क्या करोगे? आपके भाषाओं को शुद्ध करने के लिए मुझे प्रश्न पूछोगे। तो मैं आपको शुद्ध प्रश्न पूछूंगी, शुद्ध भाषाओं में आप क्या बोलोगे, आप भी शुद्ध भाषाओं में मुझे उत्तर देंगे। तो हमारा यहाँ पे पूर्णता प्राप्त होगा प्रश्न उत्तर के माध्यम से भाषाओं के ज्ञान का। कहानी सुनाना, कल जैसा ही है, कहानी सुनाना बोला गया। तो यहाँ पे शिक्षक हो सकता है या बड़े हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, अध्यापिकाएं हो सकती है, छात्र भी हो सकते हैं। तो वो सारे क्या करेंगे, किसी विषय पर आपको कहानी सुनाएंगे। अभी आप भी छात्र हैं, तो आप छात्रा छात्री और छात्र होंगे, तो आप लोग क्या कर रहे हो, जब भी सुन रहे हो चीज़ों को आप ग्रहण कर रहे हो, तो उसी को आप फिर से किसी और को सुनाओगे, तो इससे आपका मौखिक स्तर पे विकास होगा। चित्र वर्णन। अच्छा बताओ, ऐसे किए हो कि नहीं स्कूल में, या फिर हम लोग करते हैं, एक चित्र को देख दिया और बच्चे को बोल दिया कि इस चित्र को देखते हुए आप इसमें 4 से 5 पंक्तियां हमें बताइए। सुने? हाँ, पिक्चर, हाँ, पिक्चर स्टोरीज। जैसे होता है ना, गाय का रचना लिखो, तो गाय कैसा है ना, गाय दूध देती है। गाय सफेद भूरे रंग के हो सकते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है। गाय की मुंह बड़ी सी होती है। गाय घास खाती है। ये जो 5 लाइन मैंने कुछ बोला, तो ये मैंने गाय का चित्र देख के बोला, ठीक है? ऐसे चीजों पे आप ऐसे वर्णन अगर करोगे तो आपका मौखिक विकास होगा। अभी देखो, कविता सुनाना, बचपन में आप लोग करते थे ना, पहले टीचर या अध्यापक आपको अध्यापिका सिखा देते थे एक पोएम, और उसके बाद आपको पूछा जाता था मौखिक स्तर पे। तो इससे क्या होगा कि आप कंठस्थ हो जाते थे। कंठस्थ मतलब यहाँ पे होता कि आपके अंदर वो रह गया, आप रिसाइट करना जानते हो, आप बोलना जानते हो, आप कविता सुना सकते हो। अभी तो आप अपने भावों को प्रकाश करते हुए कविता को बताते हो, वर्णन करते हो। वाद विवाद, वो क्या होता है? वाद विवाद, बताओ, डिबेट, डिबेट, है ना? डिबेट, हाँ। तो इसमें क्या होता है, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, और उसके साथ आपका जो बोलने का ढंग है, शैली है, उसमें भी विकास होगी। पाठ का सार, अच्छा सार मतलब जानते हो? सार, सारांश, समरी। गुड, वेरी गुड। तो पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ या रचना को पढ़कर छात्र से उस पाठ का सार सुनना मौखिक अभिव्यक्ति का अन्य उपयोगी साधन है। मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, अभी बोलूंगी कि इस चीज का जो समरी है या फिर सार है, मुझे बोलो। तो इस पे आप जब बोलेंगे, आपका मौखिक स्तर का और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। भाषण, कल भी पढ़े थे भाषण। भाषण भाव प्रकाशन का एक
सशक्त साधन है। मतलब आपके मानसिक बौद्धिक स्तर के विकास भी हो जाएँगे, भाषण के द्वारा आपका बोलने का जो एक अधिकार मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा और आपका जो संकोच है वो भी कम हो जाएगा। नाटक, नाटक हम लोग सब करते हैं। स्कूल में तो करते थे। मैंने कॉलेज में भी किया हुआ है। तो इसमें क्या होता था कि पहले हमें कुछ पंक्तियों को पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, कैसे बोलना है सिखाया जाता था। उसी को अभ्यास करते हुए रंगशाला में, रंगशाला मतलब रंगमंच में जो आपका स्टेज होता है, उसमें बालक को आंगिक, वाचिक एवं भावों के अभिनय की दीक्षा सफलतापूर्वक मिल सकती है। देखो आंगिक मतलब अंग से निभाना, जो चीज़ है जैसे कि हम एक नाटक करें तो नाटक करने के लिए हाथ पैर हिलाओगे, शरीर को हिलाओगे, तो वो होता है आंगिक। वाचिक होता है बोलना और भावों को अभिनय के माध्यम से बोलना, मतलब आप जो बोल रहे हो स्ट्रेट लाइन अगर बोल देते हो तो किसी को समझ नहीं आएगा, इसलिए भावों के साथ बोलना जरूरी होता है। इसी कारण नाटक का प्रयोग होता है और नाटक का प्रयोग से मौखिक स्तर का फिर से विकास हो गया। स्वतंत्र आत्म प्रकाशन, आप किसी घटनाओं को देखते हो, उस घटनाओं के बारे में आप आके दूसरे व्यक्तियों को बोलते हो या फिर अपने माता पिताओं को बोलते हो। तो आप एक घटना को, जितने बड़ा घटना हो उसको 15-20 लाइन में बोल सकते हो कि नहीं, पंक्तियों में बोलते हो कि नहीं घर आके। हाँ, तो ये होता है स्वतंत्र आत्म प्रकाशन। आपको किसी ने बताया नहीं, सिखाया नहीं, आपने जो देखा, जो दृश्य को आपने सचक्षुष किया, मतलब आंखों से देखा है, उसी चीजों को आप बता रहे हो। ठीक है, अभी देखो, मौखिक भाव प्रकाशन से संबंधित शिक्षण की सावधानियां। आप टीचर हैं, आप जब पढ़ा रहे हो, मौखिक स्तर पे विकास करना चाहते हो, तो आप किस चीजों पे ध्यान दोगे? सबसे पहला बताओ, किस चीजों पे हम ध्यान देंगे? हमारे उच्चारण पे। हमारे किस चीज उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। तो ठीक से उच्चारण करना बहुत जरूरी है। तो ये एक गया, जितना इजी लिख सकते हो। देखो आपको रटना नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ बस उतना समझ के अगर लिख सकते हो तो बहुत काफी है। ठीक है, अभी बोलो, हम लोग जैसे कर रहे थे कि अगर बच्चों के कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है और उसको कठिनाई हो रही है, त्रुटि लग रही है किसी चीज़ को समझने में, वो 6 को 9 पढ़ता है, 6 को 9 पढ़ता है, अथवा वो अ को आ पढ़ता है, गलती करता है। तो उस बच्चे को आप क्या डाँटोगे या फिर उसको उचित शिक्षा देने का प्रयास करोगे? तो इसको बोला जाता है घरोई उपचार, जैसे होता है ना वैसा। जैसे कि हमारे घर के बच्चे को हम सिखाते हैं कोई चीज़ों को, वैसे ही आप अपने छात्रों को भी वह इस तरीके से सिखाओगे। उचित चिकित्सा करवाएँगे, अगर उनके कोई भी चीज़ों पे उनकी त्रुटि है, तो उनको पहले देखना पड़ेगा कि किस चीज़ों पे त्रुटि है। उसके बाद उनके माता-पिता को सूचित करना पड़ेगा। उसके बाद उसका चिकित्सा करना पड़ेगा, चिकित्सा करने के बाद हम उसको पढ़ा सकते हैं। अभी देखो, बोलने में तो हो गया, बालकों में किसी प्रकार का संकोच ना आने पाए। आप जो बातचीत कर रहे हो, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? न संकोच होके, बिना संकोच के वो बात करनी चाहिए। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक वो पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। देखो, आप जिस चीज़ पे गलती करते हो, वो गलती को मुझे छुपाना चाहिए या फिर और भी अवसर देना चाहिए कि उस चीज़ों को आप क्या कर सको, त्रुटि से मुक्त हो सको या फिर त्रुटि को दूरीकरण कर सकें, है कि नहीं? अवसर देना चाहिए। देखो, अगर मैं अवसर नहीं देती हूँ, आप क्या करोगे कि आप एक ही बात पढ़ने के बाद वहीं रुक जाओगे, ठीक है? आप निराश हो जाओगे कि मुझे तो अवसर ही नहीं मिलता, मैं सीखूँ कहाँ से? तो आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अवसर दूँगी। तो अवसर जैसे मिलेंगे, उतना ही आप काम करते चलोगे, पढ़ते चलोगे या फिर बोलते चलोगे, इससे आपका विकास होगा। आपके मनोविज्ञान में, मतलब आपके जो मस्तिष्क में त्रुटि है, शब्द उच्चारण को लेके, बोलने को लेके, वो आदत जो पड़ जाता है ना, बार-बार गलत बोलने से गलत का आदत पड़ जाता है, उसको हटाना पड़ेगा। बिना झिझक के बोलना पड़ेगा। भाषा, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता व व्याकरण, व्याकरण को क्या हो गया? व्याकरण दोषों से रहित हो। मतलब व्याकरण दोष नहीं आना चाहिए, ग्रामर का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं आना चाहिए। प्रांतीयता मतलब 2 डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट भाषाओं में, जो अलग-अलग भाषाओं में जो त्रुटि आती है कि एक भाषा, जैसे मैं अभी बोलते-बोलते बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में फँस जाती हूँ, त्रुटि आ जाती है। मुझे हिंदी आती है,
परंतु मैं हिंदी बहुत सालों से छोड़ चुकी हूँ, इस वजह से त्रुटि लगा या फिर हमें मुश्किल होती है, ठीक है? प्रांतीयता ना आए, क्षेत्रीयता ना आए कि हम इस क्षेत्र में इंग्लिश का व्यवहार करेंगे तो उस क्षेत्र में हिंदी का व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक क्षेत्र में हर एक चीज़ों का व्यवहार कर सकते हैं। तो बोलने के समय स्वरता होना चाहिए, खुद से ही बोलना चाहिए, भावानुसार होना चाहिए, आपके भावों को ही आप प्रकाश करनी चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए। इतना समझ आया? क्लियर है? ये सुन ओके। अभी नेक्स्ट वाला स्टार्ट करूँ पठन कौशल? करूँ स्टार्ट? अभी आया कि नहीं आया? बताओ। अच्छा, अच्छा देखो, देखो, पूरा ही बाहर आ गई। आना चाहिए अभी, कटना नहीं चाहिए। आ रहा है ना? क्लियर है अभी? चलो, पठन कौशल करते हैं। पठन कौशल होता क्या है? पढ़ना। अच्छा, पढ़ने के लिए आप जो बोलते हो हिंदी में जैसे नहीं, हिंदी में नहीं, थोड़ा इंग्लिश में चलते हैं। इंग्लिश में जैसे एबीसीडी होते हैं ना, तो हिंदी में क्या होती है? बताओ? वर्ण होती है और एक होता है वर्ण परिचय हम लोग पढ़ते थे बचपन में, किताब रहती थी, पता है? वर्ण हाँ, उसके साथ लिपि, लिपि बोल के एक चीज़ आती थी, लिपियों को सीखना, है ना? लिपि कैसे सीखते हैं? तो सामान्य पठन कौशल का अर्थ है भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना। पठन मतलब क्या है? पढ़ना। सिर्फ पढ़ने का मतलब नहीं होता कि कोई भी चीज़ पढ़ दे, गलत पढ़ दे। नहीं, हम उस पठन को ऐसा करेंगे कि अच्छे से लिपि का पहचान करेंगे, अक्षर परिचय होना चाहिए। अक्षर परिचय के बाद व्याकरण विन्यास जो बोला गया था, उसका होना चाहिए। आप सही तरीके से उच्चारित करना चाहिए या उच्चारण होना चाहिए, उसके बाद उसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो ये होता है पठन कौशल, 4 भागों में विभक्त होता है। पहला, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए आपको लिपि या अक्षर या वर्ण परिचय का बोध होना चाहिए। दूसरा, कि आप जब पढ़ रहे हो तो उसको सचखुच पढ़ें और गलतियाँ ना करें स्पेलिंग में या फिर शब्द को लिखते हुए। तीसरा, जब भी आप पढ़ रहे हो उसका सही तरीके से उच्चारण करें और उच्चारण करने के लिए जो आपका अर्थ होना चाहिए, अर्थ समझना चाहिए, वो भी समझे। तो ये 4 गुणों को लेके हमारा पठन कौशल बनता है। तो पठन कौशल में पठन कौशल के महत्व को स्वीकार करते हुए बहुत सारे ना भाषाविद हैं। जैसे एजुकेशनिस्ट आप लोग बोलते हो, लिंग्विस्ट बोलते हो, तो लिंग्विस्ट को यहाँ पे भाषाविद बोला गया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक पक्ष से जोड़ा हुआ है। तो ये क्या समझे, जितने भी आपके भाषाई कौशल है आपके 2 प्रकार के गुण के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक होता है आपका मानसिक विकास, दूसरा होता है आपका बौद्धिक विकास। ठीक है, समझ आया? अच्छा, सो पठन कौशल स्वयं में अर्थ ग्रहण का कौशल माना गया है। अर्थ अर्थ समझना है, अर्थ ग्रहण करना है, उसी का ही कौशल को पठन कौशल बोला गया है। ठीक है, यही कारण है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सभी विषयों का ज्ञानार्जन इसी कौशल पर आधारित होता है। अगर पढ़ना ना जाने बच्चा, लिखना भी नहीं जान पाएगा और उसको ज्ञान भी अर्जित नहीं होगा। इसीलिए पढ़ना सबसे क्या बोल सकते हो, हम बोलते हैं ना, ज्ञानार्जन करने के लिए ध्यान देना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते यहाँ पे हिंदी है, तो इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सबसे महत्वपूर्ण है। हो गया? महत्वपूर्ण है। हमारा जो ज्ञान लेने का जी, जी, अल्फ़ाबेट्स। हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। बस, बस। हाँ, हाँ, यहाँ पे लिखा गया ना, भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना। यहाँ पे मैंने इसलिए बोला ना, ये 4 गुणों को लेता है, ठीक है? 4 गुणों को लेता है। पहला होता है भाषा, भाषा को समझने के लिए लिपि का परिचय और अक्षर का परिचय होना, वर्ण का परिचय होना, लिपि, अक्षर, वर्ण तीनों बोल सकते हो। नेक्स्ट होगा आपका व्याकरण, व्याकरण को समझना, सही व्याकरण को समझना बहुत आवश्यक होता है। तीसरा होता है उच्चारण सही करना, प्रोनाउंसिएशन सही करना। चौथा होता है अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना।
ये जो चीज़ें थी, हमारा जो कल भी चल रहा था क्लास में, क्या बताओ? निरर्थक, सार्थक, रूपीम, स्वनिम, जो आप बोल हाँ, बस जैसे हम लोग बोलते हैं कोई चीज़ को सिर्फ़ सुन के याद रखना है, तो याद कैसे रहेगा? उस चीज़ का अगर सही तरीके से अर्थ को जान लेते हो, तो वो चीज़ बहुत दिनों तक याद रहती है। तो इसीलिए ये 4 चीज़ें चाहिए, पहले अक्षर को पहचानो, फिर उसके व्याकरण को पहचानो, उसके बाद उच्चारण सही करो, अर्थ को पहचान लो। ये 4 चीज़ें जहाँ होती हो वो पठन कौशल है, वो पठन कौशल है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि श्रवण कौशल, इससे पहले क्या था? श्रवण कौशल था, उससे पहले क्या था? श्रवण से पहले तो और कुछ नहीं है, श्रवण के बाद था हमारा मौखिक कौशल। तो श्रवण तथा मौखिक दोनों ही हम क्या है कि पहले आता है, प्राथमिक अवस्थाओं पे आता है और उससे हम ज्ञान अर्जित कर चुके हैं और उससे हम परिचित भी हो चुके हैं। अभी इसके बाद हम जो लिपि को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके आकार को समझना चाहते हैं, इसलिए ये 2 कौशल आते हैं। तो ये 2 कौशल का नाम हो गया हमारा क्या? पहला है पठन, दूसरा है लेखन। सो पठन, इस प्रकार पठन कौशल, श्रवण कौशल, मौखिक कौशल पर आधारित होता है। मतलब क्या होता है, जब भी आप पठन करते हो, पढ़ते हो, अगर आप खुद गलत पढ़ रहे हो, कैसे जानोगे? कौन-सा कौशल के द्वारा आप जानोगे बताओ? आप पढ़ रीडिंग नहीं, मैं हाँ, मैं बोल रही हूँ कि आप पठन कौशल कर रहे हो, ठीक है? आप पढ़ रहे हो कोई चीज़ों को, आपने कहीं पे गलत पढ़ा हुआ है, तो आप कौन से कौशल के माध्यम से जानोगे कि आपने पठन कौशल में सुनना, श्रवण, इसी को मैंने बोला श्रवण कौशल, ठीक है? तो उसके साथ जो आप पढ़ रहे हो, पढ़ना मतलब कौन-सा कौशल आया बताओ? पढ़ना। मुँह का, जहाँ पे भी आप मुँह का व्यवहार कर रहे हो, अपने मुँह का व्यवहार कर रहे हो बोलने में, तो वो मौखिक। मतलब हो गया कि श्रवण, उसके साथ संयुक्त कर दो मौखिक को, तब जाके आपको पठन कौशल मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने इंग्लिश में पढ़ा था LSRW, इसके ऊपर ये निर्धारित है, ये इन दोनों पे निर्धारित है और इसका आधार ये दोनों है और ये इन तीनों पे निर्धारित है, इसलिए ये अंत पे आता है। ठीक है, अभी चलो पठन के प्रकार। ठीक है, अच्छा आप बोलो कितने प्रकार के पठन हो सकते हैं? आप कैसे पढ़ते हो? 2 प्रकार के। एक होता है जैसे कि मन में पढ़ना, तो आप जैसे इंग्लिश में बोलते थे साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग। साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, तो उसको हमने यहाँ पे सिर्फ हिंदी में बता दिया, स्वस्वर पठन, मौन पठन। मौन मतलब क्या हो गया? आप वहाँ पे उच्चारण नहीं करोगे, आप मन में पढ़ोगे बोल के, और उससे ध्वनि निकाल के आप नहीं पढ़ोगे। जैसे हम लोग रीडिंग करते हैं ना, चुप चुप से पूरा धीरे धीरे साइलेंटली करते हैं, तो उसको मौन पठन बोलते हैं, लाइब्रेरी में करते हैं। स्वस्वर पठन क्या होता है? जब आपको कोई अध्यापक बोले इस पंक्तियों को पढ़ के सुनाओ, हो गया। घर पे कोई बोले तुम पढ़ नहीं रहा है, जोर जोर से पढ़ो, तो वो हो गया। या फिर आपको याद नहीं रह रहा है, तो आप जोर जोर से पढ़ते हैं, तो ये चीज होता है स्वस्वर पठन, जहाँ पे आप अपने ध्वनियों का व्यवहार करते हो, शब्द को उच्चारण करते हुए जोर जोर से आप पढ़ते हो। तो ये चीज है स्वस्वर पठन और मौन पठन। अच्छा बताओ, आप समय के अनुसार जहाँ पे अनुकूल परिस्थिति होगी उसी में ही आप पठन का व्यवहार करोगे कि नहीं? या फिर हर जगह हम लोग मौन पठन करेंगे? नहीं, हर जगह हम लोग स्व-स्वर पठन भी नहीं करेंगे। ठीक है? अभी चलो आगे, मैंने उसको समझा दिया छोटा करके, आप पढ़ लेना फिर नेक्स्टली। अभी देखो, एक 2 लाइन है वो बताती हूँ, देखो। मौन पठन में समय की वचन होती है। मौन पठन में समय की, सॉरी बचन बोल रही हूँ, बचत होती है। मौन पठन में आपको किसी को सुनाना नहीं रहता, आप खुद से ही सिर्फ खुद के लिए पढ़ते हो, तो मौन पठन में आपके समय की बचत होती है। और क्या बोला गया? एक पर्सन का नाम बोल रही हूँ मैं, ये एक लेडी है, लड़की है, श्रीमती ग्रे एवं रिस, श्रीमती ग्रे एवं रिस के एक परीक्षण द्वारा, उन्होंने एक एग्जामिन किया था, परीक्षण किया था। उस एग्जाम में पता चला, एग्जामिन किया, एक बच्चे को एग्जामिन किया, 6 के बालक, कक्षा 6 के बालक है, मतलब क्लास 6 का बच्चा है, 1 मिनट में स्वस्वर पठन में 170 शब्द बोल लेते हैं। ठीक है, कितने शब्द बोलते हैं? एक क्लास 6 का बच्चा है, 170 बोल लेता है। बट जब भी वो मौन पठन करेगा, वो तो खुद से पढ़ रहा है, खुद के लिए पढ़ रहा है, वो किसी को सुनाना नहीं है, तो उसमें 200 शब्द, मतलब 210 शब्द वो बोल लेता है।
आप अभी एक दिन ट्राई करना, ठीक है? आप जैसे टाइमर लगा देना, स्टॉपवॉच लगा देना और 1 मिनट में देखना आप कितना बोल सकते हो, कितना शब्द को आप ज़ोर-ज़ोर से बोल के बता सकते हो और कितने शब्द को आप धीरे-धीरे खुद के मन में कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप कैसे काउंटिंग करोगे बताओ? 1 मिनट का टाइमर तो सेट कर दिया, उस 1 मिनट में आप कितनी पंक्तियाँ पढ़ रहे हो देख लेना, ठीक है? उसमें जैसे ही 1 मिनट खत्म होता है वहाँ पे स्टॉप कर दो, पेंसिल से काउंट कर लो कौन कितने शब्द हैं उसके अंदर उस 4 पंक्तियों में या 5 पंक्तियों में। बस आपको पता चल जाएगा कि मौन में आप ज़्यादा पढ़ते हो या फिर बोल के या फिर स्वस्वर में आप ज़्यादा पठन करते हो, ठीक है? सो मौन पठन कहाँ पे होता है बोलो? कक्षा में अनुशासन रखने के लिए मौन पठन किया जाता है, लाइब्रेरी में किया जाता है, पुस्तकालय आप बोल सकते हो, पुस्तकालय में आप कर सकते हो। अच्छा, जब भी आप मौन पठन करते हो, तो मौन पठन रुचि आपकी रुचि के अनुसार होती है या फिर ऐसे ही कर लेते हो बताओ? रुचि के अनुसार होती है, आपको अगर रुचि मतलब आपका रुचिकर नहीं है या फिर आप उसको नहीं करना चाहते हो, तो आप नहीं करोगे। अभी देखो मौन पठन के उद्देश्य में चले जाते हैं, मौन पठन के कितने उद्देश्य हैं, अभी देख लो। पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को समझाना, जो भी पढ़ रहे हो, मौन पठन में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को जब पढ़ रहे हो ना, उसको समझ के पढ़ते हो, उसको समझ के पढ़ते हो। जब आप ज़ोर-ज़ोर से पढ़ते हो, क्या आप चीज़ों को समझ पाते हैं? इसका भी रीज़न है, इसका भी कारण है पता है? आप जब ज़ोर-ज़ोर से बातें करते हैं या समझाते हैं या फिर बोलते हैं, तो उस समय आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो उसके साथ संपृक्त जो आपके भाव होते हैं, जैसे कि आपका कौन-सा विकास होगा बताओ? संज्ञानात्मक विकास होगा। अब इस संज्ञानात्मक विकास में आप ज़ोर से अगर बोलते हो, तो उसी समय में आपका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है और आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, सिर्फ़ आप चाहते हो पढ़ना, ठीक है? आप सिर्फ़ पठन करते हो बट आपको समझ नहीं आता है, पढ़ने में होता है, तो उसमें एंगेज रहता है, पकड़ नहीं पाते। मतलब क्या होता है जब साउंड आप देखिएगा, कहीं पे भी अगर झगड़ा हो रहा है और बहुत ज़ोर से कोई बातचीत कर रहा है, उसको सँभालना मुश्किल होता है। वो अपने स्वर को सुन रहा है, अपने ही ध्वनि को बार-बार सुन रहा है, उसके मतलब मस्तिष्क में वो इको होता है, वो ध्वनि इको हो रही है। उस वजह से समझने का जो अर्थपूर्वक होना चाहिए या फिर अर्थ के साथ सही समझना चाहिए, वो नहीं हो पाता। इसलिए पठन सामग्री पे मौन पठन के सामग्री पे भाव जो रहते हैं उस पे ध्यान देना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अनावश्यक जो भी आवश्यक नहीं है, अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मूल तथ्य का चयन करना। देखो, जो चीज़ें नहीं चाहिए, उसको नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें चाहिए, बस उसी को पढ़ना है। पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना, कौन-सा निष्कर्ष मतलब हो गया कंक्लूज़न, लास्ट पॉइंट तक, अंत तक आप आओगे कि ये पठन करने के लिए जो पठित सामग्री है, वो अच्छा है कि नहीं। पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकना। देखो, अभी जो आपने पढ़ लिया है टोटली या फिर संपूर्ण भाव से, मैं अगर प्रश्न पूछती हूँ, उसका उत्तर आप देंगे। भाषा एवं भावों के संबंधी कठिनाई मतलब उसके संबंधित जो कठिनाई है, उसको सामने रखना, भाषा में, भाव में क्या कठिनाई हो रही है, उसको निकालना, उसको त्रुटि जो है उसको ढूँढ के आप ख़त्म करना चाहते हो। शब्द का जो भी महत्व है होता है, शब्द का जो लक्ष्य होता है या महत्व होता है और उसके जो आप बोल सकते हो जैसे कि यथार्थ जो चीज़ें होती हैं, ठीक है? यथार्थ ज्ञान जो लेना चाहते हो या फिर उसके जो व्यवहार होते हैं, व्यंग्य करते हैं हम लोग, व्यंग्य मतलब देखो आप कोई भी शब्द को उच्चारण करते हो कभी-कभी क्या होता है उस शब्द से एक लोग हँस देते हैं उस शब्द पे क्योंकि आप बोल नहीं पाते हो तो लोग उस पे व्यंग्य भाव से देखते हैं, हँसकर और मज़ाक बनाकर देखते हैं। तो उस चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, जान लेना पड़ेगा। फिर क्या आता है जैसे अनुक्रमण होता है ना, अनुक्रम तो अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका, परिशिष्ट, परिशिष्ट, पुस्तक सूची आदि के प्रयोग को योग्यता प्राप्त कर लेना। मतलब आप कोई भी चीज़ें पढ़ते हो, अगर मैं बोलूँ किताबों में पहले दिया रहेगा एक विषय को, उस विषय का अंत दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखा रहेगा, तो क्या ये आप समझ पाओगे? नहीं, तो कोई भी चीज़ को अनुक्रम के हिसाब से ही समझना है। लिखने के लिए भी मैं इसलिए आपको बोलती हूँ कि पहले आप जो भी लिखोगे वो आपका परिचय होना चाहिए, मतलब आपके विषय का परिचय होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रश्न जो पूछता है उसी के हिसाब से लिखना चाहिए, ना कि अनुक्रम से बाहर जाके। परिशिष्ट होना चाहिए मतलब जो भी आप लिख रहे हो वो बहुत ही सुंदर
होना चाहिए और उसके भाव को आप जैसे समझ पाओ ऐसा होना चाहिए। पुस्तक सूची जो-जो आपको पुस्तक ज़रूरी है या फिर पुस्तक में जो भी आपका व्यवहार रहेगा उसके जो विभिन्न पंक्तियाँ होती हैं उसका जो व्यवहार रहेगा उसका प्रयोग योग्यतापूर्वक करना चाहिए। आप ऐसे ही कोई लाइन को उठा के, कोई पंक्ति को उठा के कहीं पे लिख नहीं सकते, उसको भी योग्यतापूर्वक लिखना पड़ेगा। फिर क्या है, ग्रामर पे तो ध्यान दोगे ही, व्याकरण पे ध्यान देना ही है। तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ जान लेना। अभी मौन पठन के भेद होते हैं, बहुत सारे भेद होते हैं। देखो मौन पठन के 2 भेद होते हैं, गंभीर वाचन एवं द्रुत वाचन। अच्छा बताओ, आपको जब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोल रही हूँ या फिर जब बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन के लिए गुरुत्वपूर्ण बातें बोल रही हूँ, तो मैं आपको द्रुत अवस्था में बोलूँ या फिर धीरे-धीरे बोलूँ? धीरे-धीरे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है गंभीर वाचन, मतलब मैं जब भी आपको बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बात बोल रही हूँ जो कि आपके जीवन के साथ संपृक्त है या फिर आगे बढ़ के आपको बहुत कुछ सहायता करेगा, तो उस समय पे गंभीर भाव से बोलना पड़ता है और गंभीर भाव में हम लोग धीरे-धीरे बात करते हैं। वैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग द्रुत वाचन करते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी बात करते हैं, तो द्रुत वाचन यहाँ पे आ गया। ठीक है? ये दोनों उसके प्रकार भेद हो गए। अभी चलो आगे। तो गंभीर पठन क्या होता है? भाषा पर अधिकार करना। देखो मैं जब धीरे-धीरे बात करूँगी, क्या मैं गलत कुछ बोलूँगी? भाषाओं का गलती होगा? नहीं। विषय वस्तु पर अधिकार कर लेना। देखो मैं एक ही विषय पर बात कर रही हूँ, बहुत धीरे बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे विषय वस्तु पर अधिकार रहेगा। नवीन सूचना एकत्र करना, नए-नए इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को निकाल के एक जगह पे रखना, नवीन सूचना। केंद्रीय भाव की खोज करना, आपका पुस्तक क्या चाहता है, आपका प्रश्न क्या चाहता है, उस भाव को खोजना। द्रुत पठन में क्या होता है ना, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, जो भी आप सीख चुके हो उसको बार बार अभ्यास करना, साहित्य से परिचय प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, खाली समय का सदुपयोग करना। द्रुत पठन से माध्यम से सूचनाएं पठन के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करना, मतलब जितना जल्दी जल्दी पढ़ोगे उतना ज्यादा पढ़ सकोगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन और सूचनाएं एकत्रित कर सकोगे। अभी पठन कौशल का महत्व क्या है? पठन कौशल का महत्व निम्न निम्न प्रकार में है। पठन कौशल विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास, अच्छा सर्वांगीण विकास को क्या बोलोगे? चारों तरफ से, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट में वो काम आ रहा है या फिर सहायक हो रहा है, तो इसीलिए सर्वांगीण विकास किसके द्वारा हो सकता है? पठन कौशल से हो सकता है। अच्छा बोलो, पठन कौशल अगर अच्छा होगा, हम उच्चारण पे ध्यान देंगे, हम प्रत्यय पे ध्यान देंगे, हम व्याकरण पे ज्यादा ध्यान देंगे, अक्षर पे ध्यान देंगे, तो हमारा लेखन कौशल अच्छा होगा या नहीं? हाँ, तो हम उच्चारण को शुद्ध कर सकते हैं। हम कहाँ-कहाँ से और भी उच्चारण को अच्छा बनाते हैं। जैसे कि हम पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ रहे हैं, पुस्तकें, समाचार पत्र ये सब पढ़ रहे हैं, तो यह सबसे हमें बहुत सारे शब्द भंडार का परिचय मिलेगा और आपके शब्द भंडार में और भी शब्द नए-नए जुड़ जाएँगे। पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी अपनी व्याकरणिक, अभी मैंने बोला था व्याकरणिक ज्ञान को वृद्धि करता है। पठन कौशल के द्वारा भाषाई कौशल जैसे श्रवण, वाचन, लेखन में निपुणता आती है। पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के साथ-साथ चित्रों को भी देखकर कुछ भी बोल सकता है, उसको सामान्यकरण कर सकता है, मतलब सामान्य रूप से क्या समझाना चाहता है वो बोल सकता है, व्यक्त कर सकता है। महान व्यक्तियों के जीवनी जो होते हैं ना, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जीवनियाँ, आत्मकथाएं पढ़कर व्यक्ति उनके आदर्श गुणों का आत्मसात कर सकता है। मतलब जैसे देखो मुझे विवेकानंद जी बहुत पसंद है, तो मैं उनके जो भी जीवन के जीवनी थे या फिर आत्मकथाएं थे उसको मैंने पढ़ लिया, उससे मुझे बहुत सारे गुणों के बारे में उनके पता चलेगा। अच्छा, आधुनिक युग में जो भी विशिष्ट होता है, विशिष्टताओं का एक युग है जहाँ पे विशिष्ट चीज़ों को ही हम रखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या अच्छा होता है, उसको प्राप्त करना पड़ेगा, उस चीज़ों को प्राप्त करना पड़ेगा। व्यक्ति हमेशा क्या है ना, अपने जीवन के साथ एक प्रकार का व्यवसाय ही कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ते हुए भी हमेशा वो प्रॉफ़िट ढूँढता है, लॉस नहीं ढूँढता है। तो उस क्षेत्र में नवीनतम रहना पड़ेगा, हमेशा नए-नए चीज़ों को प्राप्त करना पड़ेगा, पुरस्कार भी मिल सकते हैं इसके द्वारा, ये भी हो सकता है। अभी देखो पठन कौशल मनोरंजन पूर्वक भी होता है, क्योंकि हम लोग जब वार्तालाप करते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना पड़ता है। जब हम पठन करते हैं कुछ कुछ चीज़ों में क्या होता है ना, अच्छे अच्छे पठन पंक्तियाँ भी होती है, पढ़ने के लिए पंक्तियाँ भी होती हैं, उसको अगर पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन में बहुत एक जो संतोषहीन हमारा मन रहता है उसमें संतोष आती है और हम बहुत कुछ आगे लेके जाते हैं।
सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास में भी ये व्यवहार हो सकता है। अभी चलो आगे पठन कौशल के उद्देश्य में देख लो। तो पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? बालकों में जो उच्चारण है उसको अच्छा करना, जो बालक बोलना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है, उसको अच्छा से बोल पाए, अनुकूल अवसर मिले उसको। बालकों को पठन के माध्यम से शब्द ध्वनियों के पूर्ण ज्ञान कराया जाए, व्याकरण का पूर्ण ज्ञान करवाया जाए कि कहाँ पे वो व्याकरण को कैसे व्यवहार करेगा। पठन के माध्यम से शब्द पर उचित बल दिया जाता है। कौन से भाषाओं पे आप जो शब्द व्यवहार करें, कुछ शब्दों को आप उच्चारण करते हो तो दीर्घ उच्चारण होता है, और कुछ शब्दों में आप बहुत ही कम समय के लिए उच्चारण करते हो। तो कौन से शब्द को ज़्यादा उचित बल दिया जाता है बोलने पे, और कौन से को कम दिया जाता है, तो ये भी हम सीख पाते हैं। और क्या है देख लो, और भी है। पठन से अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निगम, सरसता सबको पता चलता है, ये सब भी प्राप्त होगा। पठन का उद्देश्य पठित अंश का भाव ग्रहण करना, जो भी आप पढ़ लिए हो उसका भाव को ग्रहण करना। पठन का अन्य उद्देश्य त्रुटियों का निवारण भी है, जो त्रुटि रहती है उसको हटाना। पठन शब्द भंडार में वृद्धि करता है। मतलब प्रथमतः आप क्या करते हो ना, जब भी आप भाषा सीखते हो तो कुछ कुछ शब्द को तो सीखते हो। जैसे आप पढ़ना आरंभ करते हो ना, और भी भाषाएं आप सीखते जाते हो। आज आपके पास बहुत भाषाएं हैं, दिन भर में आप ना बोलने से भी 500 से ज़्यादा शब्द को उच्चारण कर लेते हो। पठन भंडार में वृद्धि करता है, शब्द भंडार में वृद्धि करता है। पठन से स्वाध्याय होता है, मतलब खुद से अध्याय को पूर्ण करना या फिर पढ़ना, ये होता है, और उससे हम बहुत ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं। अच्छा, हो गया ना? समझ आया उतना? अच्छा, पठन के बहुत प्रकार के आधार होते हैं। पठन के 2 प्रकार के प्रमुख आधार होते हैं। पठन कैसे करते हो? एक तो होता है नेत्र, एक होता है कर्ण, और दूसरा होता है आपका मुँह, और चौथा होता है, मतलब दूसरा तीसरा बोल सकते हो, और चौथा होता है कि आपके हाथ-पैर। तो ये सारे अंगों को व्यवहार करके हम कोई चीज़ों को समझते हैं, किसी चीज़ का अर्थ निकालते हैं। पढ़ते वक़्त सिर्फ़ एक चीज़ से नहीं होता। जैसे कि हमारे ना खाने का ढंग अलग है, बोलने का ढंग अलग है, किसी को सहानुभूति दिखाने का अलग है रंग ढंग, सब कुछ अलग अलग होता है। तो ये सारे सीखने के लिए आपके शरीर के या शारीरिक जो अंग हैं उसके बारे में भी समझना पड़ेगा, कि आप हाथों से भी कुछ चीज़ों को ग्रहण कर रहे हो, कुछ अर्थ निकल के आता है। आंखों से भी कुछ चीज़ों को ग्रहण करो, उससे भी अर्थ निकल के आता है। कानों से कुछ चीज़ों को सुन रहे हो, उससे भी अर्थ निकल के आता है। और एक है भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना वाचन शैली है। मतलब आपके भाव के अनुसार आप स्वर का व्यवहार करेंगे। जैसे मेरा भाव है गुस्से वाला, चलो कल से क्लास बंद है, तो मैंने एक लाइन बताया, ये गुस्से वाला लाइन था। तो यहाँ पे मेरा स्वर क्या था? ऊपर था, बहुत ही ऊंचा था। फिर मैंने बोला कल क्लास ऑफलाइन होगा, देखो यहाँ पे स्वर क्या हो गया, बदलाव आया। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि आपके भाव के हिसाब से आप बातचीत को आगे लेके जाते हो, आरोह अवरोह दोनों करते हो। मतलब मैं आपको दूंगी आदान प्रदान, मैं आपको बताऊंगी, आप भी मुझे बताएंगे, आदान प्रदान कर सकते हैं। इससे भी आपका पठन कौशल हो जाएगा। पुस्तक में पाठ को पढ़ते समय बाएं हाथ में पुस्तक को इस प्रकार बीच में पकड़ना चाहिए कि ऊपर उसके बीच में मोड़ पर बाएं हाथ का अंगूठा आ जाए, और दूसरा हाथ जो रहता है आपका जो कि भाव अभिव्यक्त करने में आपको सहायता करता है, वो खुला छूट जाए, ताकि आप किसी चीज़ को अगर पढ़ना चाहो। जैसे कि मैंने अभी मोबाइल फ़ोन को कौन से हाथ में पकड़ा होगा, क्योंकि मैं बाहर चल के पढ़ रही हूँ, मतलब पढ़ा रही हूँ आपको। तो मैंने कौन से हाथ में मोबाइल या फिर किधर, बाएं हाथ में। बाएं हाथ को पकड़ते हुए जब भी आप कोई चीज़ों को पकड़ते हो, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग या फिर सबसे शक्तिशाली जो क्या बोलते हैं, जो ये होते हैं, मैं मुझे अभी इंग्लिश ही आ रहा है, आपके जो अंगूठाएं होते हैं ना, मतलब उंगली होते हैं, उंगली, हाँ याद नहीं आ रहा था, फिंगर फिंगर याद आ रहा है, तो उंगली होते हैं। कौन से उंगली सबसे स्ट्रांग रहता है, या फिर बलपूर्वक उसको व्यवहार करते हो? कौन से उंगली को बलपूर्वक व्यवहार करते हो पकड़ने के लिए? अंगूठा, अंगूठा। मतलब आपका जो बड़ा उंगली है, सबसे बड़ा उंगली है, उसको हम अंगूठा बोलते हैं, और उसी के द्वारा हम कोई भी चीज़ को पकड़ के रखते हैं। तो उसको मैंने तो पकड़ लिया। अभी कोई चीज़ को मुझे अगर लिखना है स्क्रीन पे, देखो अभी कौन-सा हाथ यूज़ कर रहे होंगे, बताओ? बताओ? हाथ, ठीक है। तो ये होता है कि एक हाथ पकड़ने में सहायता कर रहा है, तो दूसरा हाथ किसी भाव को प्रकाश करने में आपको सहायता करता है। पढ़ते समय दृष्टि पुस्तक पर ही होनी चाहिए,
मतलब हमेशा क्या होता है कि हमें पुस्तक पर ही होना चाहिए, बट वो बयस मतलब क्या होता है, समय के अनुसार बदलाव आते हैं। आप सिर्फ पुस्तक पे ध्यान देंगे तो नहीं चलेगा। अभी देखो, पढ़ते समय दृष्टि पुस्तक पर ही न रहे, वचन सॉरी वरन छात्रों की ओर भी देख लेना चाहिए। मतलब ये हो गया कि अध्यापक को बोला जा रहा है, अध्यापक को बोला गया है। यहाँ पे छात्रों के हिसाब से अगर देखोगे तो आपको बोला जाएगा कि आपको पढ़ते समय से पुस्तक की ओर ही देखना है, ना कि छात्रों की ओर। अगर आप अध्यापक हैं और अध्यापिका हैं, मतलब आप टीचर हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाने में नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान बहुत सारे सेंस ऑर्गन के साथ होगा। मतलब क्या है, आपके आंखें बच्चों को बीच बीच में देखेंगी, आपके हाथ आपके किताबों को पकड़ेंगी। आप जब बोल रहे हो तो आप एक चीज को बोल के समझ के उसको बोल रहे हो, तो ये सारा चीज एक साथ हो रहा है। देखो, अभी पठन की विशेषताएं में आ जाते हैं। पठन की क्या क्या विशेषताएं हैं न, प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना, पठन में सुंदरता के साथ साथ प्रभाव बनाए रखना, मधुरता होना, प्रभाव उत्पादना, ठीक है, और उत्पादकता। मतलब क्या होता है, आप प्रभाव डालना चाहते हो, अपने बातों के द्वारा किसी पे प्रभाव डालना चाहते हो। सो प्रभाव सॉरी प्रभाव ये अटक गया, प्रभाव उत्पादकता। ठीक है, अभी ये अटकता है, कभी कभी बड़े बड़े जो शब्द आते हैं मेरे अटकते हैं, तो सॉरी उसके लिए। तथा चमत्कारपूर्ण, चमत्कारपूर्ण ढंग से आरोह अवरोह के साथ पढ़ना। क्या होता है, प्रवाह क्या बोलते हो, प्रवाह मतलब प्रवाह, फ्लो, फ्लो 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 फ्लो। जब भी आप बोल रहे हो फ्लो में निकल जाना, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि हम गलती पढ़ते हैं, तो गलती को स्वीकार करना भी बहुत अच्छी बात होता है। कभी कभी गलत हो जाने से भी हमें सीख लेना चाहिए। सो जब भी हम फ्लो में बोलते हैं तो बहुत कुछ गलत निकल जाता है, तो उसको चमत्कार पूर्ण से सही ढंग के साथ आरोह अवरोह करना, आदान प्रदान करना, वार्तालाप को संपूर्ण करना, प्रत्येक दृष्टि से प्रत्येक शब्द को अन्य शब्द से जोड़कर आप बात करेंगे। जोड़ने के तथा हम बोलते हैं कि अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब अर्थ उससे निकलनी चाहिए। जैसे हमने कल पढ़ा था राम घर गया, तो उसका एक अर्थ बनता है। क्या सच में सारे शब्द जुड़े हुए हैं? क्या सच में सारे शब्द लिखते वक्त जुड़े हुए रहते हैं? देखो यहाँ पे सारे शब्द क्या जुड़े हुए हैं? शब्द बोल रही हूँ मैं। नहीं, शब्द को जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसको अर्थ जुड़े हुए रहते हैं, उससे संबंधित होते हैं, राइट। यहाँ पे परंतु बोला गया कि शब्द अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना। तो यहाँ पे प्रत्येक, उसके बाद थोड़ा सा हमने गैप छोड़ दिया, अक्षर, उसके बाद थोड़ा सा गैप, को, गैप, शुद्ध, गैप, तथा, गैप, ऐसे करके दिया रहता है। तो गैप तो नहीं पढ़ते, तो ये सारे हमें थोड़ा रोक रोक के पढ़ना पड़ता है, ताकि अर्थ निकल पाए, सही तरीके से एक अर्थ निकल पाए। ठीक है, शिक्षण विधि क्या क्या है बताओ यहाँ पे। यस, बोलो बोलो। हम्म हम्म। हाँ, उसको बता रहा है, उसको बता रहा है। अभी शब्द तत्व, शब्द तत्व, ये तत्व लिखा गया है, ठीक है। शब्द तत्व पर आधारित विधियां, मतलब शब्द के उच्चारण पर, शब्द पे शुद्ध रूप से, शब्द के व्याकरण से, जो भी अर्थ है, ये चारों चीजों से जो जुड़े हुए हैं। पहले तो आप कौन सा विधि को ले रहे हो, वर्णवोध विधि। तो आप तो यहाँ से समझ गए हो कि पहले हमें वर्ण को पहचानना पड़ेगा, उसके बाद वर्ण से संबंधित जो मात्राएं होती हैं उसको समझना पड़ेगा, उसको संयुक्त करके पढ़ना पड़ेगा, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि क्या होता है, जैसे वर्णबोध कर लिया, तो वर्णबोध को संशोधित रूप से पढ़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए, हर एक शब्द को आप क्या करते हो, जैसे आपने वर्ण को समझा, वर्ण को उच्चारण किया, वैसे ही वर्ण को जोड़ते हुए, एक वर्ण दूसरे वर्ण से जोड़ते हुए शब्द बनेगा, और शब्द को उच्चारण करके सही तरीके से पढ़ोगे। फिर क्या आया, देखो, स्वर उच्चारण एक साथ लिखा गया, स्वरोच्चारण, ठीक है। स्वरोच्चारण विधि, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक होता है, 12 खड़ी को आधार माना जाता है, जैसे कि क का की कु के कई को कौ कं कह, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको क्या बोलते हैं, 12 खड़ी। 12 खड़ी मतलब आप जो आकार ओकार बोलते हो वही चीज है। अभी एक चीज देखो, नोटिस करो, आपको पता चलेगा, क के साथ क्या जुड़ा होगा बताओ। इसमें क्या जुड़ा होगा, आ। इसमें क्या जुड़ा है, ई, ठीक है ना, ई।
छोटा ई होगा, छोटा ई होगा, ई, हाँ, वो वाला बड़ी ई होगा। तो ये हमारा क में हस्सई की मात्रा, ये हस्सई है। दीर्घई का मात्रा, ये दीर्घई है, मतलब क में बड़ी ई की मात्रा। कु हो गया, कु यहाँ पे ऐसे आया है तो उ का मात्रा। तो ऐसे करते हुए हमारे पास कुल मिला के 12 खड़ी के आधार हैं, ठीक है? क, का, की, कु, के, कई। हाँ, जैसे होते हैं वावल्स कॉन्सोनेंट्स वैसे ही हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे आकार-उकार का मात्रा सब जो लगता है उसके आधार पे है। क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कं, कः। इतना ही है, ठीक है? इससे हम क्या बोलते हैं? इसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते। स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते। कितने प्रकार के आपके वर्ण होते हैं? हिंदी बच्चे बोल दो। कितने प्रकार के आपके वर्ण होते हैं? प्र प्रकार बोल रही हूँ बाबा, प्रकार बोल रही हूँ। एक होता है स्वरवर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया, अगर स्वर वर्ण नहीं सीखते हो, अ, आ, हस्स, दीर्घ, हस्स, दीर्घ, रु, ए, ऐ, ओ, जो भी आपका है, यहाँ तक अगर नहीं सीखते हो तो व्यंजन वर्ण में आप जितना भी उसको वर्ण को सीख लो, उसके आकार से या फिर शब्द बनाना आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है? इतना बोला गया। चलो आगे। हुँ। अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियाँ, ठीक है? कैसे होते हैं? अगर मुझे पठन करवाना है, तो देखो और कहो विधि। देखो एंड कहो विधि, मतलब क्या हो गया? आप जैसे कोई चित्र को देख रहे हो, अध्यापक ने बोला कोई चित्र को देखो, देखकर मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या है। तो ये भी हो गया आपका पठन। या फिर कोई पुस्तक दे दी, एक वस्तु दे दिया या पुस्तक दे दी, उस पुस्तक को पहले देखो, उसके अंदर क्या लिखा है, उसके बाद पढ़ के सुनाओ। तो ये होता है आपका देखो और कहो विधि। ठीक है? वाक्य विधि क्या होता है बताओ? वर्ण आप सीख गए, अभी क्या बनाओगे? शब्द बना लिए, शब्द से आगे सेंटेंस, वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य विधि में एक जैसे मैंने शब्द दिया, उसका आपने वाक्य में रूपांतरित कर दिया। जैसे मैं बोलूं कि घर, बोलो एक लाइन बोल दो, एक लाइन बोलो, बस मैं घर जा रही हूँ। ये आपका बन गया पूरा वाक्य विधि। तो यही होता है कि बच्चे को शुरुआत, मतलब शुरुआत के जो समय होते हैं ना, शुरुआती समय पे क्या बोला जाता है कि छोटे छोटे शब्द बनाने को बोले जाते हैं। उसके बाद शब्द जब बनाना सीख जाए, तो शब्द के साथ साथ वाक्य को बनाने के लिए बोला जाता है। तो ये होता है वाक्य विधि। कहानी विधि तो आप जान चुके हो, वहां से कि कहानी को पढ़ना है, छोटे छोटे वाक्यों को उसी के माध्यम से। जैसे आपने एक कहानी पढ़ लिया, कहानी पढ़ने के बाद ऐसे कोई काम दिया जाता था आपको स्कूल में, कि आपको बोला जाएगा एक कहानी तो आपने पढ़ लिया, इसी प्रकार और एक कहानी खुद से बना के लाओ, छोटे-छोटे वाक्य को लिखते हुए बनाना। तो ये होता है आपका कहानी विधि, ठीक है। अनुकरण विधि होता है, देखो कहो विधि जो है ना, अनुकरण विधि है, मतलब ये बोल सकते हो कि इमिटेशन, कॉपी करना। जैसे जैसे एक डॉक्टर करता है, आप बोलोगे आप डॉक्टर जैसा व्यवहार कर रहे हो, मतलब डॉक्टर जैसा बात कर रहा है वैसे आप भी कर रहे हो, तो उसको आपने देखा, उससे आपने ज्ञान अर्जित किया और उसके बाद उस जैसा ही व्यवहार कर रहे हो और आप भाव को प्रकाश कर रहे हो। तो ये अनुकरण विधि होता है। जैसे कोई चीज को देखना, देख के सीखना और सीख के पढ़ के सुनाना। संपर्क विधि, किसी से भी संपर्क बनाना ये नहीं होता। इस विधि में हम, मतलब ये जो विधि है ना संपर्क विधि, ये विधि को मारिया मोंटेसरी ने किया था। और यहाँ पे बात मतलब बच्चों को, बालकों को चित्र, खिलौने, वस्तुएं से परिचित कराना था। जैसे कि छोटे बच्चे प्ले स्कूल में होता है वही चीज है। प्ले स्कूल में क्या होता है, कोई आपको एक चित्र दिया जाएगा या फिर कोई वस्तु दिया जाएगा, कोई खिलौना दिया जाएगा या कार्ड दिया जाएगा, उससे बच्चा धीरे धीरे करके परिचित होगा कि इसका आकार कैसा है, उसमें क्या लिखा है, कौन सा चित्र है और उससे हमें क्या क्या पढ़ना है। करते हो कि नहीं बताओ? छोटे में, बचपन में एक एक कार्ड में ऐसा था, जैसे ऐसा मैंने बना दिया, बताओ अभी यहाँ से बच्चा क्या सीखेगा? क्या सीखेगा? ए फॉर एप्पल, बस ये फॉर एप्पल, मतलब ये कार्ड विधि है, कार्ड के द्वारा पढ़ना। ठीक है? तो ऐसे करके धीरे धीरे छात्र मतलब शब्द से, वर्ण से परिचित हो जाता है। इसमें बहुत सारी त्रुटि भी आती है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे छात्र अटक अटक के पढ़ते हैं और अटक अटक कर पढ़ना, पढ़ते समय ध्यान ना देना, इधर उधर की बातें करना, पुस्तकों को देखते हुए उसके आंखों में कुछ असुविधा होना या फिर बहुत निकट से किताबों को रख के पढ़ना, अशुद्ध उच्चारण करना,
शुद्ध उच्चारण करना, दृष्टि दोष से अक्षरों को ठीक दिखाई ना देना। जैसे आपकी आँखों में कोई असुविधा है तो आप देख नहीं पा रहे हो प्रॉपर्ली। पाठ्य सामग्री का कठिन होना अक्षर या फिर जो भी संयुक्त अक्षर होंगे, ठीक है? उसके संबंधित जो त्रुटियाँ होती हैं उसमें, भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव, जैसे आपके पास भाव है पर भाव से संबंधित आपके पास वाक्य नहीं है बोलने के लिए। पठन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव, जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ गलतियाँ कर बैठना। तो ये सारे हैं। इसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाता है, और भी है और नहीं करोगे तो भी चलेगा। आदर्श पठन मतलब बहुत अच्छा से पढ़ना, जैसे एक अध्यापक आपको पढ़ के सुनाता है तो उसी प्रकार से पढ़ना। अनुकरण पठन अभी पढ़ के आया था, देखो कहो वही है। तो इतना करने के बाद लेखन कौशल नेक्स्ट में आएगा। अच्छा, इतना समझ आया कि नहीं?